नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारी और आपकी पसंदीदा ब्रेकफास्ट प्लेट के बारे में। जी हाँ, आज हम इडली और डोसा के सदियों पुराने इतिहास, पकाने के तरीकों और उस शानदार सफर की पड़ताल करेंगे जिसने इन व्यंजनों को एक स्थानीय रसोई से निकालकर पूरे देश की पहचान बना दिया। ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब सोचते हैं ना कि इडली और डोसा तो एकदम पक्के हिंदुस्तानी हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे इस सबसे मशहूर नाश्ते का जन्म समंदर पार किसी और देश में हुआ हो? क्या इसका इतिहास हमारे अनुमान से कहीं अधिक ग्लोबल है? चलिए इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। आज हम इस सफर को 4 हिस्सों में देखेंगे। प्राचीन जड़ें और उद्गम, पकाने के तरीकों और बनावट में बदलाव, मसाला डोसा का मज़ेदार आविष्कार और आखिर में क्षेत्रीय रेस्टोरेंट का उदय। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, प्राचीन जड़ें और उद्गम। ऐतिहासिक ग्रंथ हमारे लिए एक तरह की टाइम मशीन का काम करते हैं, जिनसे हम सदियों पुरानी पाक कला को समझ सकते हैं। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो ये कि डोसा असल में इडली से भी बहुत पुराना है। जी हाँ, पहली सदी के तमिल संगम साहित्य में ही डोसाई का जिक्र मिल जाता है, जबकि इडली का जिक्र बहुत बाद में, करीब 920 ईस्वी में कन्नड़ साहित्य में इड्डलगे के नाम से आता है। और फिर 1130 ईस्वी के संस्कृत ग्रंथ मानसोल्लास में तो इडली और डोसा दोनों का जिक्र एक साथ मिलता है। मतलब ये डिशेस सदियों से हमारी थाली का हिस्सा रही हैं। लेकिन एक सेकंड, अगर आप सोच रहे हैं कि पुराने जमाने की इडली आज जैसी ही होती थी, तो आप गलत हैं। प्राचीन इडली सिर्फ उड़द की दाल के पेस्ट से बनती थी, बिना खमीर यानी बिना फर्मेंटेशन के। तो ये बहुत ही भारी और ठोस होती थी। और प्राचीन डोसा, वो भी बिना खमीर वाले एक गाढ़े घोल को तवे पर चपटा करके बनाया जाता था। यानी शुरुआत में ये दोनों ही डिशेस बहुत ही बेसिक थीं, और आज वाली वो बात बिल्कुल नहीं थी इनमें। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पकाने के तरीके और बनावट में आया बदलाव, जिसे हम फर्मेंटेशन क्रांति कह सकते हैं। तो वो भारी भरकम और ठोस डिशेस आज की हल्की फुल्की इडली कैसे बन गईं? इसका पूरा क्रेडिट जाता है फर्मेंटेशन यानी खमीर उठाने की तकनीक को। ये सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ। चावल और दाल को मिलाकर उसे खमीर के लिए छोड़ देने की इस प्रोसेस ने वो जादू किया जिसने पुराने गाढ़े घोल को आज के उस शानदार, फ्लफी और क्रिस्पी टेक्सचर में बदल दिया। स्वाद और बनावट दोनों ही पूरी तरह से बदल गए। अब सवाल यह है कि ये फर्मेंटेशन और चावल दाल का कॉम्बिनेशन आखिर आया कहाँ से? यहीं पर मशहूर फूड हिस्टोरियन केटी अचाया की एक बहुत ही कमाल की थ्योरी सामने आती है। उनका कहना है कि ये तकनीक इंडोनेशिया से आई थी, चोल राजाओं के जरिए। दरअसल इंडोनेशिया में उस वक्त केडली नाम की एक डिश भाप में पकाई जाती थी। माना जाता है कि 8वीं से 12वीं सदी के बीच चोल राजाओं के व्यापार और रिश्तों की वजह से इंडोनेशियाई रसोइयों ने ये स्टीमिंग और फर्मेंटेशन की शानदार तकनीक भारत में पेश की। और इसी ऐतिहासिक बदलाव का नतीजा है हमारी आज की इडली और डोसा। जरा इन दोनों के टेक्सचर में फर्क देखिए। आज की इडली भाप में पकती है, जिससे वो एकदम हल्की, फूली हुई और आसानी से पचने वाली बन जाती है। और दूसरी तरफ हमारा डोसा, इसे गरम तवे पर एकदम पतला फैलाया जाता है, जिससे वो लाजवाब, नमकीन और गजब का क्रिस्पी हो जाता है। सोचिए, चावल और उड़द की दाल, इंग्रेडिएंट्स वही हैं, लेकिन पकाने का तरीका बदलते ही हमें दो बिल्कुल अलग और बेहतरीन डिशेस मिल जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, मसाला डोसा का आविष्कार। ये एक बहुत ही मजेदार और चालाकी से भरा जुगाड़ था। तो यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि सदियों तक, जी हाँ सदियों तक, डोसा बिल्कुल सादा ही खाया जाता था। उसमें कोई आलू का मसाला या स्टफिंग नहीं होती थी। लोग बस उस क्रिस्पी सादे डोसे का ही मजा लेते थे। ये मसाला डोसा तो असल में बहुत बाद की खोज है। हुआ कुछ यूं कि 18वीं या 19वीं सदी में कुछ रूढ़िवादी ब्राह्मण समुदायों में आलू और प्याज खाना पूरी तरह से मना था। लेकिन कर्नाटक के उडुपी शहर के रसोइयों को पता था कि भाई इन सब्जियों का स्वाद तो लाजवाब होता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गजब का जुगाड़ निकाला। उन्होंने मसालेदार आलू और प्याज की सब्जी बनाई और उसे बहुत ही चालाकी से डोसे के अंदर छिपाकर उसे रोल कर दिया। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल सादा डोसा लगता था, लेकिन अंदर अंदर वो चटपटा मसाला छिपा था। और बस एक पाबंदी से बचने के इस छोटे से जुगाड़ से जन्म हुआ हमारे ऑल टाइम फेवरेट मसाला डोसे का। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, क्षेत्रीय रेस्टोरेंट का उदय और कैसे ये डिशेस लोकल घरों से निकलकर पूरे देश का नाश्ता बन गई।
इस टेबल से ये पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझ आती है। प्राचीन काल में ये व्यंजन मोटे और बिना खमीर के होते थे और सिर्फ लोकल घरों तक सीमित थे। फिर 19वीं सदी के आखिर तक आते आते जब इनका टेक्सचर हल्का और क्रिस्पी हो गया, तब मद्रास और उडुपी जैसे शहर बड़े कमर्शियल हब बनकर उभरे। और फिर 1947 में आज़ादी के बाद ये दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों तक फैलकर सच में एक नेशनल स्टेपल बन गए। इस विकास में रेस्तरां की भूमिका बहुत बड़ी थी। 19वीं सदी के अंत में मद्रास यानी आज का चेन्नई और उडुपी के रेस्तरां ने इन मॉडर्न डिशेस को खूब पॉपुलर किया। उन्होंने इसके स्वाद को एक स्टैंडर्ड दिया। लेकिन असली मैजिक तब हुआ जब आज़ादी के बाद दक्षिण भारतीय लोग काम के सिलसिले में उत्तर भारत और दूसरे बड़े शहरों की तरफ गए। वे जहां-जहां गए अपनी ये शानदार रेसिपीज और अपने रेस्तरां साथ ले गए। इसी माइग्रेशन की वजह से आज इडली और डोसा पूरे भारत के हर गली मोहल्ले में मिलते हैं और इन्हें देश के राष्ट्रीय नाश्ते का दर्जा मिल गया है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज हम जिन चीज़ों को पूरी तरह से अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं, उसका कितना बड़ा हिस्सा असल में प्राचीन ग्लोबल व्यापार और उडुपी के रसोइयों जैसे ऐतिहासिक जुगाड़ों की देन है ना दिलचस्प बात? अगली बार जब आप गर्मा गर्म इडली या क्रिस्पी मसाला डोसा खाएं, तो इस सदियों पुराने और समंदर पार वाले सफ़र को ज़रूर याद कीजिएगा। हमारे इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।